Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल रिद्धि अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए BECM 161 का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत। फ्रेंड्स, हम जो भी क्वेश्चन लेकर आते हैं वो आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा सहायता देती है, इसलिए आप लोग हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारी मेहनत के लिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करके उसमें कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए। पहला है गुणकारी वस्तुएं का अर्थ, यानी मेरिट गुड। मेरिट गुड मतलब गुणकारी वस्तुएं वे वस्तुएं एवं सेवाएं हैं जिनका उपभोग व्यक्ति और समाज दोनों के लिए लाभदायक होता है। अक्सर लोग इनके महत्व को पूरी तरह नहीं समझते, इसलिए सरकार इनके उपभोग को प्रोत्साहित करती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, पुस्तकालय सेवाएं इत्यादि। इनकी विशेषताएं हैं कि सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती हैं, सकारात्मक बाह्य प्रभाव उत्पन्न करती हैं। सरकार इनके लिए सब्सिडी या विशेष योजनाएं प्रदान करती है। निष्कर्ष: गुणकारी वस्तुएं मानव विकास और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक होती हैं, इसलिए सरकार इनके उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देती है। फिर है दूसरा, मूल्य उच्चतम सीमा, प्राइस सेलिंग। इसका अर्थ यानी कि मूल्य उच्चतम सीमा वह अधिकतम कीमत है जो सरकार किसी वस्तु के लिए निर्धारित करती है। विक्रेता इससे अधिक मूल्य नहीं ले सकते। इसका उद्देश्य यह हुआ कि उपभोक्ता को अत्यधिक कीमत से बचाना, आवश्यक वस्तुओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना, महंगाई को नियंत्रित करना। जैसे एग्जाम्पल में हो गया किराया नियंत्रण तथा आवश्यक वस्तुओं की अधिकतम खुदरा कीमत, यानी कि MRP। इससे क्या लाभ हो सकता है? गरीब उपभोक्ताओं को राहत मिलती है, आवश्यक वस्तुएं सस्ती रहती हैं। इसके हानि भी कुछ है, वस्तुओं की कमी उत्पन्न हो सकती है, काला बाजारी बढ़ सकती है। निष्कर्ष यह निकला कि मूल्य उच्चतम सीमा उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए लागू की जाती है, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 पढ़ेंगे। आप लोग प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। दूसरा में है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि अर्थशास्त्र मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उपभोक्ता, फर्म, उद्योग पर केंद्रित होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति पर केंद्रित होते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मूल्य निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र आर्थिक समस्याओं का अध्ययन मिलता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में छोटे स्तर का विश्लेषण होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े स्तर का विश्लेषण किया जाता है। निष्कर्ष: सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। फिर अल्पकाल
शॉर्ट रन्स एवं दीर्घकाल लॉन्ग रन्स, अल्पकाल और दीर्घकाल में अंतर। अल्पकाल कुछ उत्पादन साधन स्थिर रहते हैं, जबकि दीर्घकाल में सभी उत्पादन साधन परिवर्तनीय होते हैं। अल्पकाल में उत्पादन क्षमता सीमित होती है, जबकि दीर्घकाल में उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। अल्पकाल में नई फर्मों का प्रवेश कठिन होता है, जबकि दीर्घकाल में नई फर्मों का प्रवेश संभव होता है। अल्पकाल में समय की अवधि अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि दीर्घकाल में समय की अवधि अपेक्षाकृत अधिक होती है। निष्कर्ष: अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रहते हैं, जबकि दीर्घकाल में सभी साधनों को बदला जा सकता है। प्रश्न संख्या 3, निजी लागत यानी कि प्राइवेट कॉस्ट और सामाजिक लागत यानी कि सोशल कॉस्ट में क्या अंतर है? निजी लागत के घटक क्या हैं? ये सब हमको बताना है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भूमिका। उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक को अनेक प्रकार की लागतें वहन करनी पड़ती है। इनमें निजी लागत और सामाजिक लागत प्रमुख हैं। पहले हम देखेंगे निजी लागत यानी कि प्राइवेट कॉस्ट। निजी लागत वह लागत है जो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उत्पादक स्वयं वहन करता है, निजी लागत कहलाता है। जैसे उदाहरण में हो गया मजदूरी, कच्चा माल, बिजली, किराया इत्यादि। जबकि सामाजिक लागत यानी कि सोशल कॉस्ट, सामाजिक लागत वह कुल लागत है जो उत्पादन के कारण समाज को वहन करनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल में प्रदूषण, पर्यावरण क्षति, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इत्यादि। इसका सूत्र है सामाजिक लागत इक्वल टू निजी लागत प्लस बाह्य लागत यानी कि एक्सटर्नल कॉस्ट। निजी लागत और सामाजिक लागत में अंतर। निजी लागत और सामाजिक लागत। निजी लागत उत्पादक द्वारा वहन की जाती है, जबकि सामाजिक लागत समाज के द्वारा वहन की जाती है। जैसे निजी लागत उत्पादन द्वारा वहन की जाती है, जबकि सामाजिक लागत समाज के द्वारा वहन की जाती है। निजी लागत में प्रत्यक्ष लागत होती है, जबकि सामाजिक लागत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों हो सकती है। निजी लागत लेखांकन में शामिल होती है और सामाजिक लागत प्रायः लेखांकन में शामिल नहीं होती है। अब निजी लागत के कुछ घटक हैं। कच्चे माल की लागत, मजदूरी एवं वेतन, बिजली एवं ईंधन व्यय, किराया, मशीनों का मूल्यह्रास और परिवहन व्यय, ब्याज एवं प्रबंधन व्यय। निष्कर्ष: निजी लागत उत्पादनकर्ता द्वारा वहन की जाती है, जबकि सामाजिक लागत समाज पर पड़ने वाले प्रभाव भी शामिल होते हैं। आर्थिक कल्याण के लिए सामाजिक लागत को ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 4, मुक्त बाजार व्यवस्था सदैव कुशल परिणाम नहीं देती। इस कथन के आलोचन में स्पष्ट कीजिए कि सरकारी हस्तक्षेप किस प्रकार वांछित परिणाम प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे भूमिका। मुक्त बाजार व्यवस्था फ्री मार्केट इकोनॉमी में वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन तथा मूल्य निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। यद्यपि यह व्यवस्था संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देती है, फिर भी कई परिस्थितियों में यह समाज के लिए वांछित परिणाम देने में असफल रहती है। ऐसी स्थिति में सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। मुक्त बाजार सीमाएं।
पहला है एकाधिकार यानी कि मोनोपोली। कई बार बड़ी कंपनियां बाजार पर नियंत्रण स्थापित कर लेती है, जिससे प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। आय एवं संपत्ति की असमानता। मुक्त बाजार में आय का वितरण असमान हो सकता है, जिससे अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ता है। सार्वजनिक वस्तुओं की कमी। राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें और सार्वजनिक प्रकाश जैसी वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता। बाह्य प्रभाव एक्सटर्नलाइटीज। कारखानों द्वारा प्रदूषण फैलाने जैसी गतिविधियां समाज को नुकसान पहुंचाती है। सरकारी हस्तक्षेप की भूमिका। मूल्य नियंत्रण। मूल्य नियंत्रण सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित कर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती है। कर एवं सब्सिडी। सरकार कर और सब्सिडी के माध्यम से उत्पादन और उपभोग को प्रभावित करती है। सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सुरक्षा जैसी सेवाएं उपलब्ध कराती है। एकाधिकार पर नियंत्रण। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु सरकार कानून बनाती है। सामाजिक न्याय। गरीब एवं कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। निष्कर्ष। मुक्त बाजार व्यवस्था उपयोगी होते हुए भी पूर्णतः दोष रहित नहीं है। इसलिए सामाजिक कल्याण, आर्थिक समानता तथा संसाधनों के उचित वितरण के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। प्रश्न संख्या 5। उपभोक्ता व्यवहार के परिणामवाची तथा क्रमवाची दृष्टिकोणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्रमवाची दृष्टिकोण की मान्यताएं बताइए। भूमिका देखेंगे इसका। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय है। उपभोक्ता किस प्रकार अपनी आय का उपयोग करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, इसे समझाने के लिए दो प्रमुख दृष्टिकोण विकसित किए गए हैं। पहला है परिणामवाची दृष्टिकोण। परिणामवाची और क्रमवाची। परिणामवाची यानी कार्डिनल और क्रमवाची मतलब ऑर्डिनर दृष्टिकोण। कार्डिनल और ऑर्डिनल दृष्टिकोण में अंतर इसको देखेंगे। कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है, जबकि ऑर्डिनल अप्रोच में उपयोगिता के माप नहीं की जा सकती, केवल क्रम दिया जा सकता है। कार्डिनल अप्रोच मार्शल द्वारा प्रतिपादित यूटिल्स में उपयोगिता मापी जाती है, जबकि ऑर्डिनल अप्रोच हिक्स एवं एलन द्वारा प्रतिपादित की जाती है और यह केवल पसंद का क्रम निर्धारित किया जाता है। कार्डिनल अप्रोच में सीमांत उपयोगिताओं पर आधारित होती है, जबकि ऑर्डिनल अप्रोच में उदासीनता वक्र पर आधारित होती है। कार्डिनल अप्रोच क्रम यथार्थवादी होते हैं, जबकि ऑर्डिनल अप्रोच अधिक यथार्थवादी होते हैं। क्रमवाची दृष्टिकोण की मान्यताएं। तर्कसंगत उपभोक्ता हमेशा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। पूर्ण जानकारी। उपभोक्ता को उपलब्ध वस्तुओं और कीमत की जानकारी होती है। पसंद का क्रम निर्धारण। उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के समूहों को पसंद के क्रम में
रख सकता है। संक्रमणशीलता, यदि ए को बी से और बी को सी से अधिक पसंद किया जाता है तो ए को सी से अधिक पसंद किया जाएगा। अधिक वस्तु बेहतर होती है। अधिक वस्तु बेहतर है। उपभोक्ता कम की अपेक्षा अधिक वस्तुओं को प्राथमिकता देते हैं। आय की कीमत स्थिर, विश्लेषण के दौरान आय एवं कीमतों की स्थिर माना जाता है। निष्कर्ष यह है कि क्रमवाची दृष्टिकोण उपभोक्ता व्यवहार का अधिक वैज्ञानिक और यथार्थवादी विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसी कारण आधुनिक अर्थशास्त्र में इसे व्यापक स्वीकृति प्राप्त है। प्रश्न संख्या 6, आर्थिक व्यवस्था इकोनॉमी सिस्टम से क्या तात्पर्य है? किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की व्याख्या कीजिए। इसमें सबसे पहले हम भूमिका देखेंगे कि भूमिका कैसा लिखाता है। आर्थिक व्यवस्था वह प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी देश में उत्पन्न, वितरण और उपभोग की गतिविधियों का संचालन किया जाता है। प्रत्येक समाज को अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करके असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। इसी कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्था को कुछ मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे आर्थिक व्यवस्था का अर्थ। आर्थिक व्यवस्था वह संगठित प्रणाली है जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग किस प्रकार किया जाएगा। आर्थिक व्यवस्थाओं के प्रकार: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं: क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोडक्ट, मतलब क्या उत्पादन किया जाए इसके बारे में जानना है। सीमित संसाधनों के कारण यह निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी वस्तुएं और सेवाएं तथा कितनी मात्रा में उत्पादित की जाए। कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोडक्ट, यह तय करना होता है कि उत्पादन श्रम प्रधान तकनीक से किया जाए या पूंजी प्रधान तकनीक से। किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर whom टू प्रोडक्ट, उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं का वितरण समाज के विभिन्न वर्गों में कैसे किया जाए, यह महत्वपूर्ण समस्या है। संसाधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो, उपलब्ध भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है। आर्थिक विकास कैसे प्राप्त किया जाए, अर्थव्यवस्था को दीर्घकाल में विकास और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाना भी एक केंद्रीय समस्या है। निष्कर्ष: सीमित संसाधनों और असीमित आवश्यकताओं के कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्था को केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का उचित समाधान ही आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण का आधार बनता है। प्रश्न संख्या 7, किसी वस्तु की मांग, डिमांड यानी कि और आवश्यकता यानी वांट्स में अंतर कीजिए। किसी उपभोक्ता की मांग के निर्धारकों की पहचान कीजिए। देखेंगे भूमिका। अर्थशास्त्र में मांग और आवश्यकता शब्द एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। प्रत्येक आवश्यकता मांग नहीं बनती। जब इच्छा के साथ क्रय शक्ति और वस्तु खरीदने की तत्परता जुड़ जाती है, तभी वह मांग कहलाती है। मांग और आवश्यकता में अंतर।
आवश्यकता और मांग। आवश्यकता केवल इच्छा होती है, जबकि मांग इच्छा प्लस क्रय शक्ति प्लस खरीदने की इच्छा। आवश्यकता में आर्थिक महत्व कम होता है, जबकि मांग में आर्थिक महत्व अधिक होता है। आवश्यकता मांग नहीं बनती, जबकि हर मांग हमेशा आवश्यकता पर आधारित होती है। आवश्यकता में धन का होना आवश्यक नहीं है, जबकि मांग में धन का होना आवश्यक है। एग्जाम्पल देखेंगे, कोई व्यक्ति कार खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास धन नहीं है, तो यह आवश्यक है कि मांग नहीं है। मांग के निर्धारक। वस्तु की कीमत। कीमत बढ़ने पर मांग घटती है तथा कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। उपभोक्ता की आय। आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है। संबंधित वस्तुओं की कीमत। स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। उपभोक्ता की रुचि एवं पसंद, जैसे फैशन, स्वाद और आदतें मांग को प्रभावित करती है। भविष्य की कीमतों की अपेक्षा। यदि कीमत बढ़ने की संभावना हो तो वर्तमान मांग बढ़ जाती है। जनसंख्या का आकार। अधिक जनसंख्या से वस्तुओं की मांग बढ़ती है। विज्ञापन एवं प्रचार। विज्ञापन उपभोक्ताओं को प्रभावित कर मांग बढ़ते हैं। निष्कर्ष यह हुआ कि मांग और आवश्यकता में प्रमुख अंतर क्रय शक्ति का है। मांग कई आर्थिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित होती है, जिनमें कीमत, आय, रुचि और संबंधित वस्तुओं की कीमत प्रमुख है। प्रश्न संख्या 8। एकाधिकारवादी प्रतियोगिता क्या है? रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि दीर्घकाल में एकाधिकारवादी प्रतियोगी फर्म मूल्य एवं उत्पादन का निर्धारण कैसे करती है। भूमिका देखेंगे। एकाधिकारवादी प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें अनेक विक्रेता समान लेकिन पूर्णतः एक जैसी नहीं वस्तुओं का विक्रय करते हैं। इस बाजार में प्रतियोगिता तथा एकाधिकार दोनों के तत्व पाए जाते हैं। इस अवधारणा का प्रतिपादन ने किया। एकाधिकारवादी प्रतियोगिता की विशेषता। इसमें बड़ी संख्या में विक्रेता और खरीदारी होती है। उत्पादन विभेदीकरण होता है। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और निर्गमन होता है। विक्रय व्यय का महत्व होता है और मूल्य पर सीमित नियंत्रण होता है। दीर्घकाल में मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण। दीर्घकाल में नई फर्मों के प्रवेश के कारण असामान्य लाभ समाप्त हो जाता है। फर्म केवल सामान्य लाभ यानी नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करती है। संतुलन शर्तें। MR=MC या AR वक्र AC वक्र को स्पर्श करते हैं। जैसे ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, AC वक्र, AR वक्र और MR वक्र। आउटपुट, इसको आप लोगों को अच्छे से समझ लीजिएगा। संतुलन बिंदु पर MR=MC, AR=AC यदि फर्म मूल्य और उत्पादन का निर्धारण करती है। निष्कर्ष, एकाधिकारवादी प्रतियोगिता में दीर्घकालीन संतुलन तब प्राप्त होता है जब फर्म केवल सामान्य लाभ
अर्जित करती है। इस स्थिति में AR वक्र AC वक्र को स्पर्श करता है तथा MR और MC बराबर हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 9, उत्पादन की 3 आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए। प्रतिस्पर्धी बाजार की दशा में एक विवेकशील उत्पादक के द्वारा अवस्था में ही उत्पादन क्यों करना चाहिए? भूमिका देखेंगे। उत्पादन प्रक्रिया में जब एक परिवर्ती साधन को बढ़ाया जाता है और अन्य साधन स्थिर रहते हैं, तब उत्पादन विभिन्न आवश्यकताओं से होकर गुजरता है। इन्हें उत्पादन की 3 आवश्यकताएं कहा जाता है। यह सिद्धांत घटते प्रतिफल के नियम पर आधारित है। उत्पादन की 3 आवश्यकताएं। प्रथम अवस्था में कुल उत्पादन TP बढ़ती दर से बढ़ता है। औसत उत्पादन AP बढ़ता है। सीमांत उत्पादन MP भी बढ़ता है। यह अवस्था AP के अधिकतम होने तक रहती है। विशेषता, उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं होता है। द्वितीय अवस्था, कुल उत्पादन बढ़ता है लेकिन घटती दर से। सीमांत उत्पादन घटता है परंतु धनात्मक रहता है। AP भी घटने लगता है। यह अवस्था AP के अधिकतम बिंदु से MP के शून्य होने तक रहती है। विशेषता, यह उत्पादन की सबसे तर्कसंगत एवं लाभदायक अवस्था है। तृतीय अवस्था, MP निगेटिव हो जाता है। TP घटने लगता है। अतिरिक्त श्रमिक उत्पादन को कम कर देते हैं। विशेषता यह है कि यह हानि की अवस्था है। विवेकशील उत्पादन द्वारा अवस्था में ही उत्पादन क्यों करता है? अधिकतम लाभ की संभावना। इस अवस्था में उत्पादन बढ़ता है तथा लागत पर नियंत्रण बना रहता है। संसाधनों का सर्वोच्च उपयोग, स्थिर और परिवर्ती संसाधनों का संतुलन उपयोग होता है। MP धनात्मक रहता है। अतिरिक्त इकाई उत्पादन में योगदान देती है। प्रथम अवस्था अपर्याप्त है। पहली अवस्था में संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होता। तृतीय अवस्था हानिकारक है। तीसरी अवस्था में MP ऋणात्मक होने से उत्पादन घटती है और हानि होती है। निष्कर्ष हुआ कि उत्पादन की 3 अवस्थाओं में द्वितीय अवस्था सबसे महत्वपूर्ण और तर्कसंगत अवस्था मानी जाती है। इसी अवस्था में संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है तथा उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रतिस्पर्धी बाजार में एक विवेकशील उत्पादक सदैव द्वितीय अवस्था में ही उत्पादन करना पसंद करता है। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.